हेलो बेटा, वेलकम टू अवंती फेलोज। तो आज अब जो आपका मेजर टेस्ट हुआ था उसका वीडियो सॉल्यूशन लेके आए हैं। ठीक है, तो जो चैप्टर्स इंक्लूड किए थे वो क्लास 11th का फुल सिलेबस और क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी, इन टोटल 50 क्वेश्चन है, एक एक करके सभी को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है स्प्रिंग बैलेंस का। तो स्प्रिंग बैलेंस इज अटैच टू सीलिंग ऑफ लिफ्ट। जब ये रेस्ट पे था लिफ्ट तब 49 न्यूटन रीड कर रहा था, यानी कि ट्रू वेट ऑफ द ब्लॉक इज 49 न्यूटन्स। अब यहाँ से मैं m कैलकुलेट, मास ऑफ द ब्लॉक कैन बी कैलकुलेटेड 49 बाई 9.8, जो कि आपका आएगा 5 किलोग्राम। अब ये लिफ्ट डाउनवर्ड एक्सेलरेट करेगा, उस टाइम पे आपको रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस कैलकुलेट करना है। मैं उसको f बोल देता हूँ, लेट f बी द रीडिंग। तो ये क्या आएगा, मास ऑफ द ब्लॉक इनटू इफेक्टिव एक्सेलरेशन, जो कि g माइनस ए के बराबर होगा डाउनवर्ड मोशन में। तो 5 इंटू 9.8 माइनस 5, तो ये आपका आ गया 5 इंटू 4.8, और जो वैल्यू आएगी 24 न्यूटन के बराबर आएगी। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो क्या बोल सकते हो। देखो, ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में मतलब समेशन ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज शुड बी जीरो एंड समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स शुड बी जीरो, या टॉर्क शुड बी जीरो। तो उस केस में ना ही लीनियर एक्सेलरेशन होगा और ना ही एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, अ बॉडी इज स्लीपिंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन मूव्स विद रिटार्डेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको एक्सेलरेशन जो मिल रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन मिल रहा है विद ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन। तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आपको बताना है। तो क्या होता है, म्यू इंटू एन होता है फ्रिक्शनल फोर्स। तो म्यू इंटू एन, एन क्या होगा, mg के बराबर। और फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू आपको 3 दे रखी है। ठीक है, यहाँ से m कट जाएगा तो म्यू जी इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि म्यू इज इक्वल टू 3 बाई जी की वैल्यू 10 क्वेश्चन में दे रखी है, तो ये 0.3। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा। यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 4 में आप पढ़ते हैं, ए वायर सब्सटेंस वर्टिकली फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड इज स्ट्रेच्ड बाय अ फोर्स ब्लॉक ऑफ मास 200 kg टू लोअर एंड। The weight stretches the wire by 1 mm. Then the elastic energy stored. तो इलास्टिक एनर्जी क्या होती है, इलास्टिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू फोर्स इंटू एलोंगेशन। ठीक है बच्चे, तो हाफ इंटू फोर्स, फोर्स क्या होगा, मास इंटू जी। तो जी अभी मैं 10 ले लेता हूँ, तो मास आपका 200 है, इंटू जी आपका 10 हो गया, इंटू एलोंगेशन। एलोंगेशन क्या होगा जी, एलोंगेशन इज गिवन एज 1 mm, तो 10 टू द पावर -3। इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2 से 2 कट जाएगा और 10 टू द पावर 3 और प्लस का 10 टू द पावर 3, तो ये आपका 1 आ गया। 1 जूल इज द एनर्जी स्टोर्ड बाय द वायर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, द लिमिटिंग स्ट्रेस फॉर अ टिपिकल ह्यूमन बोन इज दिस। स्ट्रेस आपको दे दिया, यंग्स मॉडुलस इज गिवन दिस। हाउ मच एनर्जी कैन बी एब्जॉर्ब बाय 2 legs विदाउट ब्रेकिंग इफ ईच हैज़ अ टिपिकल लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर्स। तो दोनों पैर कितना लोड सपोर्ट कर सकते हैं, ये पूछा है। एवरेज क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ऑल्सो गिवन। तो सभी की सभी वैल्यूज आपको दे दी है। तो हाउ मच एनर्जी कैन बी एब्जॉर्ब, तो एनर्जी क्या होगी बच्चे, एनर्जी इज इक्वल टू, अभी बताया था, हाफ इंटू फोर्स इंटू डेल्टा एल। तो डेल्टा एल हमें विद द हेल्प ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेंथ और इन सबसे मिल जाएगा यंग्स मॉडुलस से। फोर्स आपको फोर्स भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं वैल्यूज़ कैलकुलेट करता हूँ इसको। देखिए 1/2 इंटू फोर्स इंटू डेल्टा एल, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू एरिया। फोर्स को स्ट्रेस इंटू एरिया लिख लिया, ठीक है, और डेल्टा एल को लिख देते हैं फोर्स इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यूज़ जो आएंगी वो एरिया से एरिया कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 1/2 स्ट्रेस आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तो 1/2 इंटू स्ट्रेस की वैल्यू 4.5 इंटू 10 टू द पावर, अच्छा इसमें 2 है ना, तो 2 में 2 कितना स्ट्रेस एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, इसमें वैल्यूज़ हमें एक एक करके सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी। तो इसको एक स्टेप है ना लिख देते हैं। तो ये आपका है स्ट्रेस जो आपका 0.9 इंटू 10 टू द पावर 8 दे रखा है, और एरिया आपका 5 इंटू 10 टू द पावर -4 हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद फोर्स बाय एरिया, ये स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वैल्यू फिर से लिख लेते हैं 0.9 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू एल बाई वाई, यंग्स मॉडुलस। एल आपको दिया है, कितना दिया है, 50। ठीक है, तो 50 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय वाई, वाई इज गिवन एज 1.4 इंटू 10 टू द पावर 10। ठीक है, तो ये सभी की सभी वैल्यूज़, इनको सोल्व करने पर आपको 144.7 जूल्स आपको मिलने वाला है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। स्ट्रेस इंटू एरिया को मैंने फोर्स लिख लिया। ठीक है,
और एफ एल बाई ये एफ बाई ए स्ट्रेस आ गया, लेंथ इज गिवन, यंग्स मॉडुलस इज गिवन, तो सभी वैल्यूज़ गिवन थी, सब्सटीट्यूट करेंगे, सॉल्व करेंगे, 144.7 जूल्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वायर कैन सस्टेन अ वेट ऑफ 20 kg बिफोर ब्रेकिंग इफ द वायर इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट कैन सस्टेन अ वेट। ठीक है, तो जैसे आप वायर को आधे टुकड़ों में तोड़ोगे तो इसकी स्टिफनेस डबल हो जाती है, तो डबल होगी तो ईच वायर कैन सस्टेन अ वेट ऑफ 40 किलोग्राम, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 7 देखते हैं। अ स्टोन इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल यहाँ पे कैलकुलेट करना है बेटा। फॉर्मूला होता है h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो यहाँ पे यू स्क्वायर की वैल्यू 30 स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ 45 डिग्री और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, तो इसको सॉल्व करेंगे तो साइन 45 1/√2 आता है, सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 22.5 मीटर्स, तो h इज़ 22.5 मीटर। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8, अ बोट इज सेंट अक्रॉस अ रिवर विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फ्लो, तो ये रिवर है, इसमें वाटर का वेलोसिटी ऑफ वाटर है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी में वेलोसिटी ऑफ बोट गया जो कि आपको 5 दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ वाटर w है, और रिजल्टेंट वेलोसिटी जो आपको मिलेगी वो आपको मिली 13 किलोमीटर पर आवर। तो डायरेक्टली पाइथागोरस से मैं वेलोसिटी ऑफ वाटर निकाल सकता हूँ, कैसे, वेलोसिटी ऑफ बोट का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो यहाँ से आपको वेलोसिटी ऑफ वाटर निकालना है, दैट विल बी 13 स्क्वायर्ड माइनस 5 स्क्वायर का अंडर रूट, दैट विल कम एज अंडर रूट 169 माइनस 25, और वो आपका अंडर रूट 144 आकर वेलोसिटी ऑफ वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अ क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स, हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल। ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस आपको दे दिया कितनी दूर फेंक सकता है, और फिर आपको बताना है हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड द क्रिकेटर कैन थ्रो द सेम बॉल, तो कितना ऊंचाई तक फेंक सकता है। ठीक है जी, तो रेंज इज गिवन एज यू स्क्वायर, रेंज क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है। ठीक है, ये आपको दे दिया 100। अब मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा जो होता है वो 45 डिग्री होता है, तो यहाँ से मुझे पता चल गया यू स्क्वायर साइन 91 होगा, तो यू स्क्वायर बाई जी आपको 100 मिल गया। अब मैक्सिमम हाइट, हाउ मच हाई एच मैक्सिमम होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो यहाँ से यू स्क्वायर बाई 2g निकालना है, और साइन 45 डिग्री, प्रोजेक्शन एंगल तो 45 रहेगा, सॉरी हाँ ठीक है, तो अब यहाँ से यू स्क्वायर बाई 2g निकालना है, तो वैल्यूज हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। यू स्क्वायर बाई जी 100 था, तो यू स्क्वायर बाई 2g क्या आएगा, 50 आ जाएगा इसका आंसर, तो हाइट इस केस में 50 मीटर ही जाएगी मैक्सिमम हाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट सच एन एंगल दैट द हॉरिजॉन्टल रेंज इज 3 टाइम्स द ग्रेटेस्ट हाइट, तो मैक्सिमम हाइट के 3 टाइम्स है हॉरिजॉन्टल रेंज, तो r इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एच मैक्स, तो यानी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करके कोशिश करते हैं कुछ करने की, तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर काट देते हैं, बार बार लिखने का फ़ायदा नहीं है कुछ, तो यहाँ से यू स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये लेफ्ट साइड में है साइन 2 थीटा, टू साइन थीटा कोस थीटा आएगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू 3/2 जी इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका अगला स्टेप आएगा, देखो 2 कोस थीटा डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई जी तो कट जाएगा, तो 2 कोस थीटा डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 3/2 साइन थीटा। ठीक है बच्चे, तो यहाँ से आपको 4/3 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा मिल जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4/3। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर आएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। A projectile is fired at 30 degree to the horizontal. The vertical component of its velocity is 80 meter per second. Time of flight is g. What will be the velocity of the projectile at t equals to t/2? ठीक है, तो यहाँ पे t/2 हाफ टाइम में क्या होगा कि ये टाइम ऑफ एसेंट जो होता है और टाइम ऑफ डिसेंट जो है दोनों बराबर होते हैं, तो मिड वे होगा, हाफ टाइम के क्या होगा, ये कैपिटल t/2 टाइम पे मैक्सिमम हाइट पे होगा, और मैक्सिमम हाइट पे केवल और केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है जिसको हम बोलते हैं यू कोस थीटा। ठीक है बच्चे, तो आपको दिया वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द, तो यानी यू साइन थीटा इज गिवन एज 80 मीटर, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपका था साइन 30 ना, तो साइन 30 आपका हो गया 1/2 इज इक्वल टू 80, तो यहाँ से u इज इक्वल टू 160 मीटर पर सेकेंड आपका इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन था, और जब ये t/2 टाइम यानी मैक्सिमम हाइट पे रहेगा तो उस टाइम कंपोनेंट रहेगा u
कोस थीटा के बराबर, यानी कि 160 इंटू कोस ऑफ इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री। तो आपका 160 इंटू कोस 30 क्या होता है, √3/2। तो 160 डिवाइडेड बाई 2 इंटू √3 इज इक्वल टू 80 √3 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। वाटर फाउंटेन ऑन द ग्राउंड स्प्रिंकल्स वाटर ऑल अराउंड इट सो एज टू कवर द maximum area if the speed of the water coming out of the fountain is v, the total area around the fountain that gets wet is। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहा है कि मैक्सिमम दूरी पर पानी जाए। तो देखो मैक्सिमम दूरी पर पानी जाएगा तो रेंज जो है आर मैक्स जो होती है मैक्सिमम रेंज, वो क्या होती है, यू स्क्वायर बाई जी, है ना। यू स्क्वायर बाई जी आपकी जो मैक्सिमम रेंज होती है, आर मैक्स जो है होती है यू स्क्वायर बाई जी। तो इतनी दूर पानी जाएगा तो इसको रेडियस मान के आपको एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो व्हाट विल बी द एरिया, तो ये आपका आ जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई इंटू आर मैक्स का स्क्वायर। तो ये आपका आ गया पाई इंटू यू स्क्वायर बाई जी का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका आ गया पाई इंटू, अच्छा वेलोसिटी वी दे रखा है तो यू की जगह वी रख देंगे, तो वी टू द पावर 4 बाई जी स्क्वायर। तो पाई वी टू द पावर 4 बाई जी स्क्वायर। तो ऑप्शन जो है ए इज़ द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। अ फोर्स दिस एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 20 kg along the x axis displaces it from x equals to 2 मीटर टू x equals to 6 मीटर, द वर्क डन बाय द फोर्स। तो आपको वर्क डन यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो सिंपली ये एफ डॉट डी एक्स होता है। तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट x। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स इज गिवन एज दिस, और तो आप क्या करो, इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 6 5 + 3x का dx इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, w इज इक्वल टू दिस, तो वैल्यूज़ यहाँ पे डालते हैं। तो 5 + 3x का dx इंटीग्रेशन करेंगे तो 5x + 3x स्क्वायर बाई 2 और वैल्यूज़ 2 to 6। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने पर मिलेगा 30 + 36 इंटू 3/2, तो 18 इंटू 3 इंटू 18, और माइनस का 5 इंटू 2 10, और माइनस का 4 12 और बाई 2 6। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू मिल रही है 68 जूल्स। तो 68 इज़ द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इट इज़ ईजी टू क्लाइंब माउंटेन इज जिगजैग पाथ देन क्लाइंबिंग अप स्ट्रेट। ठीक है, तो ऐसे जिगजैग करके हम अगर माउंटेन के ऊपर जाते हैं तो एवरेज पावर, देखो पावर क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड क्या होगी, mgh के बराबर। और इसको अगर हम ज़्यादा टाइम में ट्रैवल करेंगे, इस mgh एनर्जी को ज़्यादा टाइम में एक्सपेंड करेंगे तो जो रिक्वायर्ड पावर है वो कम हो जाएगी। तो एवरेज पावर रिक्वायरमेंट इज लेस सो दैट वी ट्रैवल जिगजैग इन अ जिगजैग पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 15। अ कांस्टेंट पावर p is applied to car starting from rest if v is the velocity of the car at time t then। ठीक है, तो v is the velocity, तो टाइम t। अब आपको पावर जो है कांस्टेंट पावर है। ठीक है, तो p इज कांस्टेंट, तो यहाँ से हम पावर को लिख सकते हैं, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, और फोर्स क्या होगा, फोर्स होगा मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हम इसको लिख देखें, मास इंटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम इंटू वेलोसिटी, तो mv² t ऐसे लिख सकते हैं पावर को। ठीक है जी, तो यहाँ से v² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t फॉर कांस्टेंट पावर। क्यों, क्योंकि हम लिख सकते हैं mv² इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। ठीक है, तो m कांस्टेंट है, पावर कांस्टेंट है, तो v² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, तो इस केस में v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √t। तो यहाँ से ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। द ग्राफ ऑफ द फोर वर्सेस डिस्प्लेसमेंट इज शोन। द बॉडी ऑफ मास 2 kg हैज़ अ वेलोसिटी 20 मीटर एट x इक्वल्स टू 0। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट x इक्वल्स टू 10 मीटर्स। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दे रखा है। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ पे एरिया अंडर द कर्व हमें वर्क डन देता है। ठीक है, तो फर्स्ट इधर नेगेटिव वर्क है, इधर पॉजिटिव वर्क है, तो हम क्या करेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में ये वर्क डन ऐड कर देंगे तो हमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी एट x इक्वल्स टू 10। तो इनिशियली द ऑब्जेक्ट वाज एट 120 मीटर, तो हाफ इंटू 20 मीटर पर सेकंड था, हाफ इंटू मास इंटू v², तो 20²। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करूँगा जो नीचे वाला एरिया है, तो ये नीचे वाला एरिया क्या है, ट्राइंगल है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो इसका बेस आपका है 4 इंटू हाइट इसका 12 है, और प्लस में ऊपर वाला एरिया 10 - 4 6 इंटू
10। तो ये आपको कैलकुलेट करना है। तो आपका आएगा 400 + 60 और माइनस का ये 24 12 × 2 24, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 436 जूल्स। तो ऑप्शन आ रहा है 436 जूल्स, मतलब ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं जी। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम एज शोन इन द फिगर, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास मुझे पता करने हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, तीनों के तीनों, ये सॉलिड स्फीयर है, इसका भी सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होता है, होलो का भी सेंटर पे होता है और डिस्क का भी सेंटर पे ही होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। तो मैं क्या करने वाला हूँ, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट देम इंडिविजुअली। तो एक्स सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, m1 x1 + m2 x2 + m3 x3। तो 1 2 3 इनको मार्क कर लेते हैं, 1 कर लिया, ये 2 कर लिया, ये 3 कर लिया, ठीक है। तो 1 और 2 का जो x जो है वो 0 है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ 3 का लिख लेते हैं। तो m3 इज मास m इंटू x3 इज a डिवाइडेड बाई m1 + m2 + m3। तो ये आपका m + m हो जाएगा। तो ये आपका आ गया a/3। सिमिलरली y सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, m1 y1 m2 y2 m3 y3। तो केवल m1 जो है वहाँ पर y का एक कोऑर्डिनेट है जो a है, और बाकी दोनों के y कोऑर्डिनेट्स 2 और 3 के 0 है, और बाकी मास m + m आएगा। तो सिमिलरली इट विल कम अप एज a/3। तो x कोऑर्डिनेट, x सेंटर ऑफ मास a/3, y सेंटर ऑफ मास a/3। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। A long spring is stretched by 5 cm and potential energy is u. If the spring is stretched by 10 cm, what will be its potential energy? तो इनिशियली 5 cm किया तो u एनर्जी थी, तो उसके जनरली हमें पता है 4 टाइम्स होती है, बट फिर भी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं ना, राइट, क्योंकि स्क्वायर पे डिपेंड करती है। इनिशियल लेंथ 5 था, उसको लेंथ को डबल किया तो 4 टाइम्स यू हैव टू स्पेंड द एनर्जी इन इंक्रीजिंग द लेंथ, ठीक है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx² होता है। तो इनिशियल फाइनल एक्सटेंशन माइनस इनिशियल एक्सटेंशन, ये इसकी वैल्यू आपकी है 25/2k। तो ये u इज़ 25/2k आ गया, राइट। अब मुझे u' निकालना है कि इन स्ट्रेचिंग फ्रॉम 5 cm to 10 cm। तो फाइनल एक्सटेंशन माइनस इनिशियल एक्सटेंशन, ये जो वैल्यू आ रही है आपकी आएगी 100 - 25/2। 100 माइनस, अच्छा इनिशियल से ही करना है, तो फर्दर नहीं, इनिशियल से ही करना है। तो आपका -0 आएगा, ठीक है। तो ये 100/2 × k, 100/2 × k। तो दिस u' इज़ 4 टाइम्स ऑफ u, आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग बाय 5 cm एनर्जी रिक्वायर्ड इज u। इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग फ्रॉम 0 to 10 द एनर्जी रिक्वायर्ड इज 4 टाइम्स ऑफ u। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 2 ice skaters A and B approaches each other at right angles. Skater A has a mass of 40 kg and velocity 2 m/s. Skater B has a mass of 20 kg and velocity 3 m/s. They meet and cling together. The final velocity of the couple is, तो फाइनल वेलोसिटी, ये दोनों मिल जाते हैं, ठीक है। तो द मास विल कंबाइन m1 + m2 हो जाएगा, और फिर फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ से मोमेंटम कंजर्वेशन से हम कर सकते हैं। तो MAVA + MBVB इज इक्वल टू MA + MB × V, ठीक है। लेट V बी द वेलोसिटी। तो ये V निकालना है हमें, ठीक है। अब मैं वैल्यूज़ रखता हूँ। पहला 40 था मास, और वेलोसिटी थी राइट एंगल पे वेलोसिटी। तो एक को आई कैप में ले लेते हैं, एक को वाई जे कैप में ले लेंगे। 2i कैप प्लस मास ये आपका 20 इंटू वेलोसिटी आपकी 3 जे कैप डायरेक्शन में, ठीक है। दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इनको ले लिया। फिर 40 + 20 60 × V, ठीक है। अब यहाँ से V जो आएगा दैट विल कम अप एज 80i कैप प्लस 60 जे कैप डिवाइडेड बाय 60, ठीक है जी। तो ये आ गया 1/60, और मैग्नीट्यूड निकालें तो V, ये तो वेलोसिटी वेक्टर आ गया, ठीक है। और मैग्नीट्यूड निकालेंगे इसका, तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड जो आएगा वो वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो दैट विल कम अप एज 1/60 इंटू √, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड कंपोनेंट का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 100 डिवाइडेड बाय 80 का स्क्वायर 6400, 60 का 36, तो दोनों 10,000 का √100 डिवाइडेड बाय 60, एंड दिस इज 1.6 मीटर/सेकेंड। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इन द फर्स्ट केस एज शोन द मास m इज लिफ्टेड बाय अटैचिंग इट 2m ब्लॉक। तो 2m ब्लॉक पहले में लगाया, दूसरे में 2mg फोर्स लगाया। तो आपको एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम निकालना है, ठीक है बच्चे। तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं,
देखो यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स लगेगा 2 mg और इधर डाउनवर्ड फोर्स लगेगा mg। तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इन फर्स्ट केस में नेट फोर्स कितना है 2 mg माइनस mg और कितना टोटल मास है, टोटल मास इज 2m प्लस m और ये एक्सेलरेशन ए। तो एक्सेलरेशन ए विल कम अप एज 3 mg डिवाइडेड बाई 3 mg डिवाइडेड बाई 3m 2 mg माइनस mg तो mg हो गया डिवाइडेड बाई 3m। तो ये आपका g/3 एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। और सेकंड केस में क्या हो रहा है, सेकंड केस में आपका नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ स्मॉल m मास m, तो ये क्या आएगा 2 mg माइनस m और यहाँ पर सिस्टम का मास जो है वो m ही है और एक्सेलरेशन a हो गया। तो यहाँ पे a विल कम अप एज mg डिवाइडेड बाय m, तो ये g के बराबर हो गया। तो फर्स्ट केस में एक्सेलरेशन इज g/3 एंड इन सेकंड केस इट इज g। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। Two loops P and Q are made from a uniform wire. The radii of P and Q are R1 and R2 respectively, and their moment of inertia about x is normally through center are I1 and I2 respectively. If I2 by I1 is 4, then find R2 by R1. तो R2 by R1 आपको फाइंड आउट करना है जी, ठीक है। तो यार हम लिख सकते हैं कि I2 by I1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ किसका है, सर्कुलर लूप यानी कि रिंग है, रिंग का क्या होता है mr² ही होता है। तो I2 वी कैन राइट इट एज mr²। तो m2 r2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 r1 का स्क्वायर और इसकी वैल्यू हमें 4 दे रखी है, ठीक है। तो अब मास जो है ना मास अलग अलग होगा रिंग का बिकॉज रेडियस बढ़ रहा है, राइट। तो वी कैन राइट द मास एज डेंसिटी, ठीक है, इनटू, ठीक है, लीनियर डेंसिटी लिख लिया इसका, ठीक है, इनटू 2πr। तो 2π इंटू r2 इंटू r2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेंसिटी इंटू 2π इंटू r1 इंटू r1 स्क्वायर। तो यहाँ से देखो 2π और डेंसिटी सेम वायर है तो ये लीनियर डेंसिटी कैंसिल, 2π भी कैंसिल, तो ये आपका आ गया r2 बाई r1 का होल क्यूब। तो I2 बाई I1 इज इक्वल टू R2 बाई R1 का होल क्यूब। तो आपको अब रेशियो निकालना है, ठीक है। तो R2 बाई R1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 4। तो इम्प्लाइज R2 बाई R1 इज इक्वल टू 4 टू द पावर 1/3। तो 4 टू द पावर 1/3 इम्प्लाइज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज इक्वल टू 2 kg इज मूविंग इन द यूनिफॉर्म स्पीड v इज इक्वल टू 5√2 मीटर पर सेकेंड इन द xy प्लेन along the line y is equal to x plus 5. The magnitude of angular momentum about origin is, तो origin के about आपको angular momentum कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। पार्टिकल ऑफ मास 2 kg is moving with uniform speed, ठीक है, लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ओरिजिन इज, तो एंगुलर मोमेंटम यार हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम वी कैन राइट L इज इक्वल टू mv इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन के अलॉन्ग पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, वो लाइन कुछ ऐसे ड्रॉ करें तो y इज इक्वल टू, इधर y है इधर x है, तो x इज प्लस 5 है ना, तो 5 से स्टार्ट होगी और कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइन जाएगी, राइट। तो इस लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है। अब आपको निकालना है कि बिटवीन ओरिजिन एंड द पार्टिकल, ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करना है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है जी। तो अब मुझे मास इज गिवन इन द क्वेश्चन, m गिवन है 2 kg, वेलोसिटी भी गिवन है 5√2। अब मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द पार्टिकल ये निकालना है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, आर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, देखो ax प्लस b x2 प्लस c डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, कोफिशिएंट्स का स्क्वायर। ऐसे निकालते हैं हम लाइन और पार्टिकल के बीच में, लाइन और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। अब यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो अगर हम इक्वेशन क्या दिया है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, इसको सब्सटीट्यूट करें तो x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब वैल्यूज रखते हैं, तो आई कैन राइट इट एज x माइनस वाई प्लस 5 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट क्या दे रखे हैं 1 स्क्वायर और y का है -1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू, क्योंकि पॉइंट ओरिजिन लेना है तो यहाँ पे 0 ले लिया x और y भी 0, प्लस 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2। तो जो आपका डिस्टेंस आ गया परपेंडिकुलर वो आ गया 5/√2। तो अब मैं एंगुलर मोमेंटम निकाल सकता हूँ, 2 इंटू वेलोसिटी इज गिवन एज 5√2 इंटू 5/√2। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 5 5 जो 25 इंटू 2 तो 50
kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ग्रामोफोन रिकॉर्ड ऑफ मास m एंड रेडियस r इज रोटेटिंग अबाउट एट एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बच्चे जो गिवन है वो है आपका कि ग्रामोफोन जो है वो इट इज़ अ डिस्क, है ना, डिस्क होता है। तो अब आपका डिस्क है तो वो किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। उसके बाद एक कॉइन रख दिया मास m का एट अ रेडियस r/2 रेडियस पे। तो ऐसे था, इसके r तो इसका रेडियस है, इसके r/2 रेडियस पे बाद में कॉइन रख दिया द न्यू एंगुलर वेलोसिटी। अब देखो बाद में क्या हो जाएगा, इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा बाय प्लेसिंग द कॉइन। ठीक है, तो अब क्या करें, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 इंटू एंगुलर वेलोसिटी 1 I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। तो दोनों केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा, तो मैं उनको कैलकुलेट कर रहा हूँ। देखो फर्स्ट में होता है डिस्क का mr²/2 और इनिशियल ओमेगा वेलोसिटी ओमेगा दे रखी है इज इक्वल टू I2। सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, डिस्क का तो है ही mr²/2 प्लस r/2 दूरी पर एक पॉइंट मास रख दिया ना, उसको कॉइन को हम पॉइंट मास ले लेंगे बिकॉज कॉइन का जो सेंटर ऑफ मास है, ज्योमेट्रिकल सेंटर, उसी को हम बोल देंगे कि ऑल द मास ऑफ द कॉइन इज कंसंट्रेटेड एट दैट सेंटर। तो ये हम अजम्पशन करके हम लिख देंगे m इंटू r²। तो r क्या था, r/2 दूरी पे रखा, तो mr²/2 और इंटू ओमेगा 2। तो यहाँ से मैं ओमेगा 2 कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, ओमेगा 2 कैन बी कैलकुलेटेड एज, देखिए अब करते हैं इसको, ये आपका आ गया mr²/2 इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाय mr², यहाँ पे 2 कर लिया, नीचे एलसीएम 4 ले लेंगे और ये प्लस m इंटू r²। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी mr² ओमेगा ऊपर तो और नीचे mr² प्लस स्मॉल mr²। ठीक है, तो इसको फिर से सब सॉल्व करेंगे तो ओमेगा 2 इज इक्वल टू 2 इंटू कैपिटल M ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 23। ऑप्शन ए जो है वो सही आ रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। अ मोटर कार इज ट्रेवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड ऑन ए सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस 50 मीटर। इट इज़ इंक्रीजिंग इन स्पीड एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड देन द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज। ठीक है, तो आपको 30 मीटर क्या दे दिया, टेंजेंशियल वेलोसिटी दे रखा था और रेडियस ऑफ द रोड इज 50 मीटर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज गिवन एज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर निकल जाए तो हम टोटल एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, v²/r। तो v इज गिवन एज 30 इंटू 30/r, r इज 500। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9/5 आ रहा है, 900/500 तो 9/5। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया, तो टोटल एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू √ ऑफ ac² प्लस at²। तो इनमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपका क्या आएगा, √ ऑफ सेंट्रीपिटल आपका 9/5 का स्क्वायर प्लस और जो है टेंजेंशियल आपको दे रखा था 2, तो 2 का स्क्वायर। तो इनको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 81/25 प्लस 2 √ ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं तो आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट विल कम अप एज √ ऑफ 181/25 और इसी को हम लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो कैलकुलेट नहीं करना क्योंकि देखो बाकी तो सब एब्सोल्यूट स्क्वायर्स आने चाहिए थे, नहीं आ रहे तो मतलब डेसिमल आएगा तो आपका 2.7। तो इसको कैलकुलेट करने मत बैठना, सीधा आप लिख सकते हो 2.7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। द मासेस ऑफ 2 प्लैनेट्स आर इन द रेशियो 1/2। The radii are in the ratio 1/2. The acceleration due to gravity on the planets are in the ratio. तो acceleration due to gravity का रेशियो कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है g जो है वो क्या होता है, कैपिटल GM/r²। ठीक है, किसी भी प्लैनेट के लिए। तो यहाँ से बोल सकते हैं g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m/r²। तो g1/g2 अगर कैलकुलेट करें तो आपका m1/m2 m1/m2 इंटू r2²/r1² ऐसे हो जाएगा। तो m1/m2 इज गिवन एज 1/2 एंड r2/r1 इज गिवन एज 2/1²। ठीक है, तो आपका आ गया 2/1। तो g1/g2 का जो रेशियो आ गया वो आ गया 2:1।
1, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 इंटू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट एस्केप्स फ्रॉम द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी जो है ना, एस्केप वेलोसिटी वही होता है आपका अर्थ के ऊपर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसको जो है इनिशियली 4 टाइम्स द एस्केप वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया, और पूछ रहा है कि जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर को एस्केप कर जाएगा उस टाइम इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी। तो हम यहाँ से ना एनर्जी कंजर्वेशन कर लेते हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो, और जितना एनर्जी यूज़ होगा उसको माइनस कर देंगे, फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी से वी कैन इजीली कैलकुलेट आउट द वेलोसिटी। ठीक है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बच्चे, 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी थी, वी ई नहीं रखेंगे, इसको वी रख देते हैं, वी स्क्वायर। तो ये 1/2 m जो है, तो m को m ही छोड़ देते हैं, तो दैट विल बी 1/2 m इंटू जो है 4 टाइम्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी, 4 इंटू वी का स्क्वायर है ये। तो ये आपका हो गया 16 टाइम्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप द अर्थ्स एटमोसफियर। ठीक है, ये ऐसा हो गया। अब रिक्वायर्ड एनर्जी कितनी है, जितनी एनर्जी चाहिए वो आएगी 1/2 एम वी स्क्वायर। तो इतनी एनर्जी उसको रिक्वायर्ड है टू एस्केप द एटमॉस्फेयर। तो यहाँ से रिक्वायर्ड एनर्जी जो है वो क्या आएगी, 1/2 इंटू एम वी ई स्क्वायर। तो रिमेनिंग कितनी आएगी, रिमेनिंग एनर्जी आफ्टर एस्केपिंग द एटमॉस्फेयर वो आ जाएगी 16 माइनस दिस, तो 15 इंटू 1/2 एम वी ई स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकते हो। तो वेलोसिटी जो है उसको कैलकुलेट करना है, तो वी डैश, इसको वी डैश बोल देते हैं। तो ये क्या आएगी, दैट विल कम अप एज, ये एनर्जी है ना, रिमेनिंग एनर्जी। तो 1/2 m से इसको अगर इक्वेट करें 1/2 m इंटू वी डैश का स्क्वायर, तो 1/2 m कैंसिल आउट हो जाएगा। वी डैश का स्क्वायर विल कम अप एज 15 इंटू एस्केप वेलोसिटी 11.2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका वी डैश विल कम अप एज √15 इंटू 11.2। ठीक है, √15 इंटू 11.2। तो आपका ऑप्शन डी फिर सही लग रहा है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 2 पॉइंट masses A and B having masses in ratio 4:3 are separated by a distance of 1 meter. When another point mass C of capital M is placed between A and B, the force between A and C is 1/3 the force between B and C, then the distance of C from A is। तो यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं कि जैसे ये आपके मासेस रखे हुए हैं, एम ए और एम बी का बीच का सेपरेशन 1 मीटर है। हमने बोला कि जो कैपिटल मास एम रखा वो किसी डिस्टेंस एक्स पर रख दिया पॉइंट ए से, तो बचा हुआ डिस्टेंस हो गया 1 - x। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इनकी पोटेंशियल एनर्जीज़ को इक्वेट कर दूंगा कि पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन ए एंड एम एंड बी एंड एम वो हम कर देते हैं इक्वेट, क्योंकि क्वेश्चन में वही दिया हुआ है। ठीक है, द फोर्स बिटवीन, अच्छा फोर्स दे रखा है, फोर्स इज़ 1/3, तो फोर्स कैलकुलेट कर देते हैं। फोर्स क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ऐसे करेंगे बच्चे, जी मास इंटू सेकेंड मास डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इनके बीच का सेपरेशन ए और इसके बीच का एक्स है, तो एक्स स्क्वायर। ये क्या है, इट इज़ 1/3 द फोर्स बिटवीन बी एंड सी। तो फोर बी एंड सी में जी मास ऑफ बी, सेकेंड मास एम, और इनके बीच का 1 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारा आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा जी कैपिटल एम, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा जी और कैपिटल एम, तो हमें मिलेगा एम ए इंटू न्यूमरेटर में तो एम ए मिलेगा, एम ए अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी अपॉन 3 इंटू 1 - x स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम मासेस का रेशियो दे रखा है, टू मासेस ए एंड बी आर इन द रेशियो, तो एम ए बाई एम बी दे रखा है आपको 4/3। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 4/3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 - x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे खाली अननोन बचा 1, तो इसको x को जो सॉल्व करेंगे, तो व्हेन यू सॉल्व इट फॉर x, तो आपको जो x की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2/3 मीटर्स। ठीक है, 2/3, यानी कि यहाँ पे 2/3 मीटर दूरी पे रखा है, और बचा हुआ कितना है 1/3 मीटर। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2/3 मीटर इज़ द करेक्ट आंसर। तो आपका जो ऑप्शन है ए इज़ द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 27।
28 देखते हैं, लेंथ ऑफ द सिलेंडर इंक्रीजेज बाय 3% ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन, इट्स बेस एरिया विल इंक्रीज बाय, ठीक है। तो लेंथ जो है वो सिंगल डायमेंशन है, 3% से हो रहा है, तो एरियल एक्सपेंशन क्या होता है, 2 टाइम्स द लीनियर एक्सपेंशन, तो ये आपका वैसे तो आ गया 6%। और अगर इसको डिटेल में सॉल्व करें तो हमें पता है एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो चेंज इन एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू डी आर। तो यहाँ से डी ए बाई ए क्या आएगा, 2 पाई आर डी आर बाई पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से मिल जाएगा 2 इंटू डी आर बाई आर, ठीक है बच्चे, ये मिल गया। और डी ए बाई ए इंटू 100 जो है दैट विल बी 2 इंटू डी आर बाई आर इंटू 100, ठीक है। तो ये आपका होगा 2 इंटू 3% और ये आपका 6% आ गया, ठीक है। वैसे हमें पता था डायरेक्टली, तो हम 6% इसको कर सकते थे, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, 1 kilogram of ice at 0 degree Celsius is mixed with 1 kilogram of steam at 100 degree Celsius. After thermal equilibrium, the temperature of the mixture is, ठीक है। तो यहाँ पर है 1 किलोग्राम ऑफ आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसको हीट प्रोवाइड कौन करेगा, 1 किलोग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर आइस प्लस सेंसिबल हीट दोनों ऐड होकर आपको इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, और स्टीम इस एनर्जी को प्रोवाइड करेगा इन कूलिंग डाउन। तो ठीक है, हीट जो आइस देगी और हीट फ्रॉम स्टीम, ठीक है, हीट फ्रॉम स्टीम जो हमें मिलेगा वो मिलने वाला है 2.27 इंटू 10⁶ जूल्स, और हीट फ्रॉम आइस वो आपको मिलेगा, नेगेटिव होगा, तो ये आपका सेंसिबल 3.36 इंटू 10⁵ प्लस 1 प्लस 4200, ये आपका हो गया इसमें जो उसमें 4.2 इंटू 100 ये टेम्परेचर है चेंज, और ये आपका 7.56 इंटू 10⁶ जूल्स, ठीक है। अब देखो जो हीट प्रोवाइडेड बाय द स्टीम है वो आपकी ज़्यादा है, और हीट रिक्वायर्ड बाय द आइस है वो कम है ना। तो क्या होगा, यहाँ पे जो सप्लाइड हीट है वो ज़्यादा रहेगी और रिक्वायर्ड हीट कम है, तो हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर जो है वो 100 ही रहेगा, बिकॉज जो स्टीम है वो 100 डिग्री पर ही रहेगी ना, तब तक उसका तब वो कम्प्लीटली कन्वर्ट ना हो जाए वाटर में। तो दिस हीट इज़ फार ग्रेटर देन द रिक्वायर्ड हीट, तो ये आइस मेल्ट भी हो जाएगी, हीट भी हो जाएगी 100 डिग्री सेल्सियस तक, तब भी सम प्रोपोर्शन ऑफ द स्टीम विल रिमेन इन द गैसियस स्टेट ओनली। तो हम बोल देंगे टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस ओनली, बिकॉज कंडेंसेशन जो है उसका जो स्टीम टू वाटर कन्वर्जन जो है वो 100 डिग्री पर ही होगा, फेज चेंज जो है 100 पे ही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, द रेशियो ऑफ डेंसिटीज ऑफ 2 सब्सटेंसेज is 4:3 and that of their specific heat is 3:6, then their heat capacities per unit volume are in the ratio। ठीक है, तो हमें निकालना है स्पेसिफिक हीट पर यूनिट वॉल्यूम, ये किसके बराबर होगा, रो इंटू हीट कैपेसिटी के बराबर, ठीक है। तो हम निकाल सकते हैं S/V4 डिवाइडेड बाई S/V4 इज इक्वल टू ρ1/ρ2 इंटू C1/C2, ठीक है। तो ये ρ1 C1 बाई ρ2 C2, ये आपका वैल्यूज़ दे रखी हैं, 4/3 दे रखा है और ये दे रखा है 3/6, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 2/3 मिल जाएगा, ठीक है। 2/3 आपको मिल जाएगा आंसर इसका, तो ऑप्शन 2:3, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस ऑफ एन आइडियल गैस इफ P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V⁴1/1.5 then the ratio of specific heat capacity is at constant pressure to that at constant volume for the gas is। ठीक है, तो यहाँ पे एडियाबैटिक है प्रोसेस, तो हम लिख सकते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V⁴1.5, तो यहाँ पर PV⁴1.5 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। यहाँ पे अल्फा हम लिख सकते हैं, अल्फा इज गामा जो है इज इक्वल टू 1.5 है फॉर एडियाबैटिक कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हीट कैपेसिटीज़ का रेशो, अच्छा हीट कैपेसिटी का रेशो ही तो गामा होता है, Cp/Cv इज इक्वल टू गामा, तो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 1.5 ओनली, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं बच्चे, एन आइडियल गैस अंडरगोइंग एडियाबैटिक चेंज हैज़ द फॉलोइंग प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप। तो आइडियल गैस जो है अंडरगोइंग टेम्परेचर अंडरगोइंग एडियाबैटिक चेंज, एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो टेम्परेचर और प्रेशर के बीच का रिलेशन, तो PV⁴ गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये तो हो गया आपका एडियाबैटिक प्रोसेस, और आइडियल गैस PV इज इक्वल टू nRT हो गया, ठीक है। तो वी कैन राइट यहाँ से V इज इक्वल टू nRT बाय
पी। तो यहाँ पे लिखेंगे पी वी टू द पावर गामा है तो एन आर टी बाई पी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो इसी को हम लिख सकते हैं आगे करके कि पी इंटू पी की पावर 1 और नीचे गामा, तो पी की पावर 1 माइनस गामा इंटू एन आर तो कांस्टेंट हो गया तो उसको नीचे ले जाएंगे, और टी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एन आर की पावर गामा। ठीक है, तो एन आर की पावर गामा तो आपका कांस्टेंट ही हो जाएगा दोबारा से, तो इसका मतलब पी की पावर 1 माइनस गामा टी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज द प्रोसेस, पी की पावर 1 माइनस गामा अपॉन टी की पावर गामा। तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 33 में देखो कि द डायग्राम शोज टू आइसोथर्म्स एट टेम्परेचर T1 T2 फॉर एन आइडियल गैस, सेलेक्ट करेक्टली। पीवी डायग्राम पे जो दूर होगा, ओरिजिन से दूर होगा, वो टेम्परेचर हाइयर होगा और जो नज़दीक होगा कम होगा। तो इससे बोल सकते हैं कि T2 इज ग्रेटर देन T1। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। An object undergoing simple harmonic motion takes 0.5 seconds to travel from one point of zero velocity to the next such point. The distance between those points is 50 centimeter. The period, frequency and amplitude of the motion is. तो period, frequency और amplitude यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो बोल रहा है जीरो वेलोसिटी, देखो सिंपल हार्मोनिक है ना, अगर पेंडुलम ही ड्रॉ कर ले तो यहाँ पर जीरो वेलोसिटी का पॉइंट ए होगा, दूसरा होगा पॉइंट बी। तो हाफ साइकिल है वो कितना टाइम ले रहा है 0.5 सेकेंड। तो टोटल टाइम पीरियड क्या होगा फॉर कंप्लीट ऑसिलेशन, वो आपका हो गया 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इज 1/t, तो ये हो गया 1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होगी। और एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन, एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन अगर मुझे कैलकुलेट करना हो तो इन दोनों के बीच की दूरी मैं कैलकुलेट करना चाहूँगा। ठीक है, तो दोनों बीच की दूरी क्या कर सकते हैं, आपको दे रखा है कि द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। ठीक है, अब ये पेंडुलम में आपको समझ नहीं आ रहा, बट अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसे हो रहा होता, मान लो स्प्रिंग है और ये, तो इसकी दो मेन पोजीशंस के बीच की जो दूरी है वो आपको दे रखी है 50 सेंटीमीटर। तो आपको एम्पलीट्यूड पूछा है, तो एम्पलीट्यूड 2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड इज 50, तो एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 50/2, तो आपका 25 सेंटीमीटर विल बी द एम्पलीट्यूड। तो 1/125, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। द ग्राफ ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन SHM विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन इज अ स्ट्रेट लाइन विद जीरो स्लोप। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज सिंपल हार्मोनिक मोशन में एनर्जी कन्वर्ट होती रहती है एक फॉर्म से दूसरे में, बट टोटल एनर्जी का जो ग्राफ रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो असर्शन इज करेक्ट। ठीक है, अब टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन SHM रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स मोशन। तो ठीक है, रीजन भी सही है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। सम स्प्रिंग्स आर कंबाइंड इन सीरीज एंड पैरेलल अरेंजमेंट एज शोन इन द फिगर एंड मास m इज सब्सटेंडेड फ्रॉम देम, द रेशियो ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज विल बी। तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होगा वो क्या होता है बच्चे, वो हमें पता है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, T = 2π√m अपॉन k इफेक्टिव। ठीक है, इफेक्टिव k, तो ये हो गया टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 1/2π√k इफेक्टिव बाय m। ठीक है, k इफेक्टिव बाय m। अब मैं क्या करना, मुझे कैलकुलेट करना है इफेक्टिव व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड व्हेन दे आर कनेक्टेड इन द कॉम्बिनेशन दिस वन। तो पहले जो सीरीज कॉम्बिनेशन है यहाँ पर सीरीज वाले का कैलकुलेट करते हैं। k इन सीरीज इज इक्वल टू k1 k2 डिवाइडेड बाय k1 + k2। तो दोनों का k ही था, इसका भी k, दोनों को k1 k2 किया तो k²/2k। तो यहाँ पे आ गया k²/2k यानी कि k/2। और k इन द इस केस में फिर फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेते हैं, तो लग गया 1/2π√k/2 इंटू है, तो k/2m आ गया आपका, राइट। सिमिलरली फिर सेकंड ये कम्बिनेशन है, इसमें दोनों k1 एंड k ये पैरेलल में है, फिर वो सीरीज़ में है तीसरे के साथ। तो पैरेलल में तो सिंपली दोनों ऐड हो जाएंगे और फिर सीरीज़ में फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो k इसको बोल लेते हैं हम k2। ठीक है, इसको k2 बोलेंगे तो ये आपका आएगा, दैट विल कम अप एज k2। अगर मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ तो वो मेरा आएगा k2 जो आएगा वो आ जाएगा पहले k और k दोनों पैरेलल में, तो दोनों ऐड हो गए 2k, तो 2k इंटू k अपॉन 2k + k। ठीक है जी, तो 2k² डिवाइडेड बाय 3k। ठीक है, तो आपका 2/3k आ गया, राइट। अब यहाँ से F2 निकालेंगे तो 1/2π√2k/3m। ठीक है, 2k/3m।
अब यहाँ से F1/F2 निकाल लेते हैं, तो ये आएगा F1/F2, तो 1/2 तो 1/2 कैंसिल हो गया, √k/2m डिवाइडेड बाई √2k/3m। ठीक है, तो ये आपका ऊपर बचेगा बच्चे 1/√2 का √1/2 और नीचे √2/3। तो यहाँ से जो आपका आएगा वो आ जाएगा √3/2 जो है वो आंसर आ जाएगा। √3 तो ऐसे रहेगा, √4 नीचे तो 2 हो जाएगा, तो √3/2 इज़ द राइट आंसर। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 36। 37 देखते हैं। अ सिलेंड्रिकल रेजोनेंस ट्यूब ओपन एट बोथ हैंड्स हैज़ अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ इन एयर। इफ हाफ ऑफ द लेंथ इज डिप्ड वर्टिकली इन द वाटर, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द एयर कॉलम विल बी। ठीक है, तो यहाँ पे ना फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, बिकॉज F/2 L/2 लेंथ आपने डिप किया है, तो जितना ये जो है डिप हो रहा है, तो यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये भी पूरा बन रहा है। तो ठीक है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे चेंज नहीं होगी, तो ऑप्शन सी आपका 37 का सही आएगा। 38 देखते हैं। द थर्ड ओवरटोन ऑफ अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ LC हैज़ द सेम फ्रीक्वेंसी एज द फिफ्थ ओवरटोन ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप of the length L naught, the ratio of LC to L naught is equal to। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। द थर्ड ओवरटोन ऑफ अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ LC हैज़ द सेम फ्रीक्वेंसी एज द फिफ्थ ओवरटोन ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ L naught, द रेशियो ऑफ LC to L naught इज इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि थर्ड ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, तो ये क्या हो गया, 7th हार्मोनिक हो गया, राइट। तो 7/4 V/LC ये हो गया। ये किसके बराबर है, फिफ्थ ओवरटोन ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप, यानी 6th हार्मोनिक, यानी कि 6/2 V/L naught, L ओपन। ठीक है, तो अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, द रेशियो ऑफ LC/L naught, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे भाई, V से V कैंसिल आउट हो गया, तो LC/L naught इज इक्वल टू 7 × 2/6 × 4, तो ये आपका हो गया 7/12। 7/12 आपका करेक्ट आंसर हो गया, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। अ थिक यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ L इज हैंगिंग फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, अ ट्रांसवर्स वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा नोट इज सेट एट द मिडल ऑफ द रोप एज शोन इन द फिगर। द वेवलेंथ ऑफ द वेव एज इट रीचेज टू द टॉप मोस्ट पॉइंट इज। ठीक है, तो यार मुझे पता है कि स्पीड ऑफ पल्स जो होती है, स्पीड ऑफ पल्स एट अ डिस्टेंस x, या अगर मैं नीचे से डिस्टेंस x लूँगा तो एट अ डिस्टेंस x जो स्पीड ऑफ पल्स होता है v, वो क्या होता है √g × x। ठीक है, तो अब मुझे पता है v जो अगर ऐसे करें v1/λ1 और v2/λ2। ठीक है, तो व्हेन द इट रीचेज एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, तो λ2 वेवलेंथ बोल दिया, और λ1 हमें क्वेश्चन में गया है λ नोट। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। v एज इट रीचेज द लेंथ L/2, तो मिड ऑफ द इस पे थी रोप पे, तो L/2 जब लेंथ पे थी ये, तो हम इसको बोलेंगे कि v1 जो है वो क्या रहेगा, g × x की वैल्यू L/2 और √। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँगा, तो g × L/2 डिवाइडेड बाई λ1 इज गिवन एज λ नोट, और v2 आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, और v2 जो है वो क्या रहेगा, √of g × टोटल लेंथ ऑफ द, तो GL डिवाइडेड बाई λ2। तो यहाँ से मुझे λ2 कैलकुलेट करना है, तो λ2 कैन बी कैलकुलेटेड एज λ2 इज इक्वल टू, ठीक है, λ2 क्या आएगा, g और l तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड रूट में ऊपर बचेगा 1/√2, तो ये 1/λ2 इज इक्वल टू 1/√2 × λ नोट, तो λ2 इज इक्वल टू √2 टाइम्स λ नोट। तो ये आपका क्या हो गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। टू वेव्स इन द सेम मीडियम आर रिप्रेजेंटेड बाय YT कर्व्स इन द फिगर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एवरेज इंटेंसिटीज। तो आपको एवरेज इंटेंसिटीज का रेशियो यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जैसे इंटेंसिटी बोल रहे हैं I1/I2, इसके लिए हमें फॉर्मूला पता है कि ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर्ड इंटू एरिया का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी F2 का स्क्वायर इंटू एरिया का स्क्वायर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज़ आपको दे रखी है, फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट कर लेंगे ग्राफ से, तो ग्राफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव 1 और 2, तो 2 की फ्रीक्वेंसी F2 इज़ 2 टाइम्स ऑफ F1, यहाँ से ग्राफ से दिख रहा है, और एरिया आपको दिया है क्या, रेशियो ऑफ देयर एवरेज एवरेज एम्पलीट्यूड्स एंड ये है फ्रीक्वेंसीज। तो एम्पलीट्यूड्स जो आपको
बी यहाँ से ग्राफ से पता चलेगा A1 एंड A2 आर द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द वेव्स एंड F1 F2 आर द फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, आई एम सॉरी मैं एरिया बोल रहा था इसको गलती से। तो F1 और F2 आपका हो गया एम्पलीट्यूड्स। यहाँ पे एम्पलीट्यूड एक का 5 दे रखा है और दूसरा 2 दे रखा है। तो वेव 2 का जो एम्पलीट्यूड है A2 इज़ 2 एंड A1 इज़ 5। तो यहाँ से देख सकते हैं ये 2 दे रखा है आपको एम्पलीट्यूड, ये 5 दे रखा है। ठीक है, अब मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँगा एवरेज इंटेंसिटीज निकालने के लिए। तो F1 बाई F2 को मैं लिख दूंगा बच्चे, F1 बाई F2 इज़ 1/2 स्क्वायर्ड और A1 बाई A2, तो A1 इज़ 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई A2 इज़ 2 स्क्वायर। तो ये आपका हो गया 25 ऊपर हो गया और नीचे हो गया 2 to the power 4, 2 to the power 4 यानी 16। तो 25/16 यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। एक बार फिर से बोल देता हूँ, ये एरिया नहीं है, यहाँ पर A1 इज़ एम्पलीट्यूड, तो वो गलती से बोल रहा था मैं। ठीक है, अब 41 क्वेश्चन, कंसिडर इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E0 x वेयर E0 इज कॉन्स्टेंट, द फ्लक्स थ्रू द शेडेड एरिया इज। तो आपको देखो एरिया दिख रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है x डायरेक्शन में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन। अब एरिया परपेंडिकुलर टू दिस डायरेक्शन, यहाँ से ज्योमेट्री से मुझे पता है कि एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन क्या होगा, A इंटू ए। इसका साइड A है, ठीक है, दूसरा साइड भी A है, तो एरिया है A इंटू ए। अब आपको फाई निकालना है, तो फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू परपेंडिकुलर एरिया जो कि A इंटू ए है। तो आपका क्या आएगा, E0 इंटू ए स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 41। 42 देखते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मेक्स अप अ चार्ज ऑफ 20 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकल जाएंगे भाई, टोटल चार्ज इंटू चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 to the power -19। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1.25 इंटू 10 to the power 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज ऑफ दिस इज 50 volts, द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द पॉइंट चार्जेस। ठीक है, तो हमें पता है कि पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू KQ/R होता है। ठीक है, आपको पोटेंशियल दे दिया यानी 50 गिवन है, K की वैल्यू दे रखी है 9 इंटू 10 to the power 9 इंटू Q, चार्ज भी आपको दे रखा है 5 इंटू 10 to the power -9 डिवाइडेड बाय R। R इज़ दिस डिस्टेंस। तो यहाँ से मैं कैलकुलेट करूँगा तो R मुझे मिल जाएगा 45/50 मीटर्स यानी कि 90 सेंटीमीटर्स आपको जो है आंसर मिलने वाला है। ठीक है, 90 सेंटीमीटर्स, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल्स केप्ट एट ए डिस्टेंस D अपार्ट अप्लाई फोर्स 8F ऑन ईच अदर, इफ द सेपरेशन बिटवीन देम इज डबल्ड देन द फोर्स बिटवीन दैम विल बिकम। ठीक है, फोर्स बिटवीन टू डायपोल्स, ये क्या होता है, हम बार बार ये डेरिवेशन देखते हैं तो काफ़ी लंबा सा डेरिवेशन है। तो ये सेपरेशन क्या पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे ही आप मान लो इनिशियली फोर्स 8F के बराबर था, जैसे ही आपने सेपरेशन बढ़ा दिया तो F डैश जो रहेगा दैट विल बी F डिवाइडेड बाय सेपरेशन क्या होगा, मान लो 2 टाइम्स हो गया तो 2 to the power 4 के बराबर। तो इनिशियल फोर्स जो था वो 8F था, तो यहाँ 8F ही लिख लेते हैं, 8F डिवाइडेड बाई 2 to the power 4, तो 8F डिवाइडेड बाई 16। तो आपका जो फाइनली फोर्स आएगा F डैश वो F/2 आ जाएगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आएगा। व्हेन यू इंक्रीज द सेपरेशन, व्हेन यू डबल द सेपरेशन तो फोर्स हो जाएगा 1/16 टाइम्स। तो पहले 8F था तो 8F/16 तो F/2 बच जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 45, फिगर रिप्रेजेंट्स अ स्क्वायर कैरिंग चार्जेस +Q एंड -Q एट इट्स 4 कॉर्नर्स। तो आपको पोटेंशियल विल बी 0 एट द पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ +Q है, यहाँ +Q, ये -Q। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो पॉजिटिव, नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव। तो आप पॉइंट ए पर देखते हैं, पॉइंट ए पर देखो पोटेंशियल देखें तो इस +Q की वजह से जो पॉजिटिव आएगा उसको कैंसिल आउट कर देगा नीचे वाला -Q, ऊपर वाले +Q की वजह से जो आएगा ये नीचे वाला, बिकॉज इनका ये दूरी जो है वो बराबर है। तो अब अगर बोले पॉइंट ए पे, तो पॉइंट ए पे पोटेंशियल क्या है, 0 है। तो मैं इधर लिख लेता हूँ, पॉइंट ए हो गया। बी पे भी सिमिलरली देखें, 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, सेपरेशन दूरी चारों के चारों बराबर है, तो 2 पॉजिटिव के 2 नेगेटिव के कैंसिल आउट कर देंगे, तो हैंस द पोटेंशियल एट पॉइंट बी विल ऑल्सो बी 0। सी पे भी सिमिलरली 0 होगा, तो सी पे 0। अब बचे पी एंड क्यू, तो पी एंड क्यू पे देखो, पी पे क्यू की वजह से पॉजिटिव आएगा, इस क्यू की वजह से पॉजिटिव, इनकी वजह से नेगेटिव आएगा, बट इनका सेपरेशन देखो दूर है, ये दूर है तो नेगेटिव विल बी लेस नेगेटिव एंड पॉजिटिव है वो ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। तो नेट पोटेंशियल इज पॉजिटिव हेयर एंड नेट पोटेंशियल सिमिलरली क्यू पे नेगेटिव है। तो ओनली 3 पॉइंट्स आर 0 पोटेंशियल, ए बी एंड सी। तो पॉइंट ए बी एंड सी आर ऑफ 0 पोटेंशियल, हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 45।
46 देखते हैं, क्रिचॉफ्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ आर बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ। तो फर्स्ट लॉ क्या होता है, चार्ज है ना, कि करंट, क्रिचॉफ्स करंट लॉ। तो चार्ज करंट क्या होता है, करंट एट इनपुट एट अ जंक्शन इज इक्वल टू करंट गोइंग आउट ऑफ द जंक्शन। तो करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो फर्स्ट क्रिचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज चार्ज कंजर्वेशन, और सेकंड लॉ क्या है, क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का कंजर्वेशन। तो सेकंड लॉ इज एनर्जी कंजर्वेशन, हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज़ अ 15 ओम resistance and gives full scale deflection for a current of 4 milliamperes। तो फुल स्केल 0 to फुल स्केल आपका 4 milliamp में मिल जाएगा। टू कन्वर्ट इट टू एन एमीटर ऑफ रेंज 0 to 6 एम्पियर, आपको एमीटर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक सेंटर रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा पैरेलल में, ताकि कुछ करंट पास करे इस गैल्वेनोमीटर से और बाकी बचा हुआ करंट शंट से पास कर जाए। इन टोटल 6 एम्पियर करंट में आपका फुल स्केल डिफ्लेक्शन आपको मिलना चाहिए। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो गिवन वैल्यू लिख लेते हैं। गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस इज गिवन एज 15 ओम्स, ठीक है जी, और करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 4 मिली एम्पियर्स, ये आपको अलाउड मैक्सिमम करंट है। रिक्वायर्ड शंट अगर हमें कैलकुलेट करना पड़े, देखो अब बच्चों गैल्वेनोमीटर ऐसे जुड़ा है, इसके साथ पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस जुड़ेगा जिसको मैं बोल देता हूँ शंट रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इधर ये करंट फ्लो करेगा, यहाँ से आया यहाँ से आया, तो इन दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो दोनों के अक्रॉस सेम रहेगा। तो मैं क्या इक्वेशन यूज़ कर सकता हूँ, गैल्वेनोमीटर करंट इंटू गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू करंट थ्रू शंट इंटू और रेजिस्टेंस ऑफ द शंट, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ द शंट आपको कैलकुलेट करना है, इसको क्या बोलते हैं, आर ऑफ एस, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग मैं शंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूँ, आई जी बाई जी अपॉन आई एस, ठीक है, करंट थ्रू शंट। अब देखो करंट थ्रू शंट क्या होगा, इधर से अगर 6 एम्पियर करंट आ रहा है तो करंट थ्रू शंट विल बी 6 माइनस आई जी, ठीक है। तो अब इसको लिख देंगे, आई जी की वैल्यू अभी 4 मिली एम्प दे रखी है, 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 इंटू गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस इज 15 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ये आप कर सकते हो। तो इसको करने पे आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द शंट, और ये आपको मिलने वाला है 10 मिली ओम्स। तो 10 मिली ओम्स का रेजिस्टेंस हैज़ टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर। पैरेलल इसलिए करना है बिकॉज कुछ करंट तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू जाएगा, कुछ बचा हुआ जाएगा सारा का सारा शंट रेजिस्टेंस के थ्रू। सीरीज में जोड़ देते तो गैल्वेनोमीटर बर्न आउट हो जाता, बिकॉज गैल्वेनोमीटर कैन ओनली सपोर्ट अ करंट ऑफ 4 मिली एम्प्स। उसके बाद या तो वो रीडिंग नहीं देगा या फिर बर्न आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 47। 48 देखते हैं। इन द सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो ये ध्यान रखो, ए और डी के बीच में कुछ भी सर्किट नहीं है, सी और डी के बीच में कुछ सर्किट नहीं है, तो जो पोटेंशियल डी पे होगा वही ए पे रहेगा, जो सी पे होगा वही बी पे रहेगा। तो हम डी और सी के बीच में पोटेंशियल निकाल लेते हैं, तो ऐसे लिख देंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी डी। और इसके लिए फिर देखो 3 सेल जुड़े हैं पैरेलल में, इसके लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका क्या आएगा, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस फॉर फर्स्ट सेल, सेकंड के लिए 2/1 और थर्ड पे 3 वोल्ट बाय 1 था, डिवाइडेड बाय इन सभी का रेजिस्टेंस 1 बाय इफेक्टिव रेजिस्टेंस 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। इसी को सॉल्व करना है, तो ये क्या आएगा आपका 1 प्लस 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ये 3, ठीक है। तो आपका 6/3 आ गया, तो यानी 2 वोल्ट्स इज द इफेक्टिव वोल्टेज। तो ऑप्शन डी, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज 2 वोल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। फाइंड द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, ठीक है, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर यहाँ कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे करंट निकाल लूँगा, ठीक है। करंट इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज जो कि 5 वोल्ट है डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस। तो नेट रेजिस्टेंस 3 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, 3 + 10 + 12, तो ये क्या आएगा आपका 5/25 यानी कि 0.2 एम्पियर इज द करंट इन द सर्किट, ठीक है। अब 0.2 एम्पियर का करंट है और ये रेजिस्टेंस है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते हैं। जो वोल्टेज ड्रॉप होगा 12 ओम के रजिस्टर के अक्रॉस वही रीडिंग होगी वोल्ट मीटर की। तो दैट विल बी वोल्ट मीटर का रीडिंग इक्वल्स टू 0.2 × 12, तो ये आपका आ गया 2.4 वोल्ट्स। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं जी, लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इफ ईच रजिस्टर इज आर, ठीक है। तो यहाँ से देखो सिमिट्री ऑफ द फिगर की वजह से मैं बोल सकता हूँ कि यार कि इधर से
इन दो रजिस्टर से कोई भी करंट पास नहीं करेगा। वाई? बिकॉज यहाँ पे पोटेंशियल और यहाँ पे पोटेंशियल सेम रहेगा ड्यू टू सिमेट्री, तो इन दोनों के अक्रॉस कोई भी करंट पास नहीं करेगा। तो इसके बाद हम इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, सभी को आर मान लेते हैं, ये आर, ये आर, ये भी आर, ये आर, आर और आर, ठीक है। तो ऊपर वाले को सोल्व करते हैं पहले, आर एंड आर इन सीरीज, तो 2r और उसके साथ r पैरेलल में, तो इसको सॉल्व करने पर जो आपको मिलेगा जो मिल जाएगा 2r/3, और फिर सीरीज में इसके साथ 2r/3, तो इनको ऐड करने पर 4r/3 मिलेगा, वो मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। बीच का ये r और ये r, ये दोनों सीरीज में, तो ये 2r आ गया। और सिमिलरली लोअर नेटवर्क ये इसका 2r/3, इधर वाले का भी 2r/3, तो ये ऐड होके 4r/3। अब आपका सिंप्लीफाइड जो नेटवर्क बना 4r/3 और 2r एंड 4r/3, तीनों पैरेलल में है, तो 1/r इफेक्टिव इज इक्वल टू 3/4r प्लस 1/2r प्लस 3/4r, ठीक है, ये हो गया। अब एलसीएम 4r ले लेंगे, तो 3 + 2 + 3, तो ये आपका आ गया 8/4r इज इक्वल टू 1/r इफेक्टिव, तो r इफेक्टिव इज इक्वल टू 4r/8, तो यानी कि r/2 आ गया आपका। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 50। तो इसी के साथ सभी के सभी 50 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। अगर अभी आपको डाउट बचता है, किसी में क्वेश्चन में डाउट रहे, तो डाउट ग्रुप से आप पूछेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग बेटा।